अब है वर्ष 2021 में 21-22 में विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग। नरसिंह पेट्टाई नागस्वामी तमिलनाडु को मिला है। संगीत वाद्य यंत्र है नरसिंह पेट्टाई नागस्वामी। मिथिला मखाना बिहार को मिला, कब मिला है? दिसंबर 2021 को। वाडाकोलम चावल महाराष्ट्र को। कुटियाट्टूराम या अडियूर मिर्च केरल। कुटियाट्टूराम या अडियूर मिर्च केरल को मिला। रटोल आम बागपत उत्तर प्रदेश को मिला है। कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु को है। फिर है करूपुर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु। करूपुर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु। कलाकुचरी वुड कार्विंग तमिलनाडु। कल्लाकुरुचि वुड कार्विंग तमिलनाडु। सफ़ेद प्याज अलीबाग महाराष्ट्र। महोबा का पान उत्तर प्रदेश। सोजत मेहंदी राजस्थान। कुमायूं का चिवड़ा तेल उत्तराखंड। मुनस्यारी राजमा उत्तराखंड। भोटियादन कालीन उत्तराखंड। एपन रंगोली उत्तराखंड। रिंगल क्राफ्ट या सिल्क उत्तराखंड। टमटा उत्पाद या तांबे के उत्पाद उत्तराखंड। थुलमा कंबल उत्तराखंड। चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश। मीठा खीरा किंग चिली नागालैंड। जुडीमा राइस वाइन असम। फिर है 2021-22 के दौरान शुरू किए गए नए दिवस। प्रेरणा दिवस 17 मार्च को। कर्नाटक सरकार ने दिवंगत महिला अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की 17 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस 10 मई को। ऑर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए यूएन का पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गन दिवस 10 मई 2021 को मनाया गया था। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मई 2022 को। समानता दिवस 14 अप्रैल। तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस में मनाने की घोषणा की 14 अप्रैल। महाकवि दिवस 11 सितंबर। तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की 121वें 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर। तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की। ईवी रामास्वामी पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की। समर्पण दिवस 11 फरवरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 17 फरवरी को। फिर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रपति बोर्ड की गई स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च। संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। इसी दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। बाद में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्मदिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। देश नायक दिवस
23 जनवरी पश्चिम बंगाल सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती को अपने देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। शहीद दिवस फिर है शहीद दिवस 15 फरवरी बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर के पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के याद में प्रत्येक साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त टोक्यो ओलंपिक में भारत को जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक मिलने की उपलब्धि में प्रत्येक साल 7 अगस्त भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। वर्ष 2021-22 में भारत में आए तूफान या चक्रवात क्या बताया सितरंग अक्टूबर 2022 में पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में नामकरण थाईलैंड सितरंग। और फिर आसानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आसानी श्रीलंका नामकरण किया है। जावाद आया था दिसंबर 2020 उड़ीसा आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल में। जवाद का अर्थ उतार सऊदी अरब। शाहीन अक्टूबर 2020 पूर्वोत्तर अरब सागर में। गुलाब सितंबर 2020 आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में। नाम किया था इसका पाकिस्तान। है बजट केंद्रीय बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया। इस संसद को सरकार ने अमृतकाल के बजट के रूप में नामित किया। भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम @100 आज़ादी के 100वां वर्ष पर पहुंच जाएंगे। सरकार का उद्देश्य अमृतकाल के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, जो इस प्रकार है। सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना। सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना। डिजिटल अर्थव्यवस्था फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास। ऊर्जा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। डिजिटल अर्थव्यवस्था फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश को प्रोत्साहित देना। प्रोत्साहन देना। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 रहने का अनुमान लगाया। 9.2। ध्यान रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार यह अनुमान 8 से 8.5 था। कुल 39.4 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 39.4 लाख करोड़, ठीक है। कुल प्राप्तियां 39,44,909 करोड़, जिसमें राजस्व है कितना है 22,04,422 करोड़ है। और पूंजीगत कितना है 70,40,487। 22 और 17 है। 22 और 17 है। 39 है। 39.45 करोड़ टोटल है। कुल खर्चा होने का अनुमान है वही 39,44,909। राजस्व है 31 है और 31 है 31.94 है और ये पूंजीगत में 7.5 लाख करोड़ है ना। बजट घाटा शून्य है। बजट प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियाँ माइनस बजट घाटा, कुल प्राप्तियाँ माइनस कुल खर्च। फिर राजकोषीय
अब है 2022 का बजट अनुमान में राजकोषीय डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% मतलब 16 लाख करोड़ के लगभग है ना। 6.4 या 6.4 ये ज़्यादा याद रखना ज़रूरी है। राजस्व घाटा हो गया 3.8 जीडीपी का 3.8। अच्छा फिर ये वाला थोड़ा सा फिजिकल डेफिसिट का वो वाला भी याद रखना 161196। फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, प्रभावी राजस्व घाटा है 2.6 है। ठीक है, प्राइमरी घाटा कितना है 2.8 है। प्राइमरी घाटा 2.8 है मतलब सबसे ज़्यादा राजस्व घाटा 6.4, फिर रेवेन्यू राजस्व घाटा 3.8, फिर प्राथमिक घाटा है 2.8। 3.8 के बाद 3.8 फिर 2.6 हो गया तुम्हारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये प्रभावी राजस्व घाटा। वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटा की अनुमति होगी, जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा। 2022 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के राज्यों को जीएसडीपी के 4% के राजस्व घाटा की अनुमति होगी, जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा। वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 166196 करोड़ लगाया गया, मतलब इस बार सरकार को 16.62 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेनी होगी। सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का एक लक्ष्य रहा है। जीडीपी का 4.5% लाने का एक लक्ष्य रखा है। फिर है रुपया कहाँ से आता है, रुपया रुपीज़ कम फ्रॉम उदाहरण अन्नदाताएँ 35% से 35% सबसे ज़्यादा इसे हैं। फिर जीएसटी से 16%, कॉरपोरेशन से 15% और इनकम टैक्स से भी 15% और केंद्रीय उत्पाद से क्या नाम है 7%। 35, 16, 15, 15, 7 केंद्रीय उत्पाद से 7% सबसे कम। फिर रुपया कहाँ जाता है, ब्याज अदायगी में 20%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17%, केंद्र क्षेत्र की योजना 15%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10%, केंद्र प्रायोजित योजनाएं 9%। ब्याज में सबसे ज़्यादा 20, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17%, केंद्र क्षेत्र की योजना 15%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10%, केंद्र प्रायोजित योजनाएं 9%। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 14 सेक्टरों के लिए लाई गई थी। सरकार ने बजट 2022-23 में PLI स्कीम के तहत 5G के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दिया है, जो हो सकता है कि आगे चलकर 5G को PLI स्कीम का 15वां सेक्टर घोषित करे। वर्तमान में 14 सेक्टर है। बजट 2022-23 में PLI के 14 सेक्टरों में से एक सेक्टर हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल पर 19,500 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है। बजट 2022-23 में PLI के 14 सेक्टरों में से एक सेक्टर हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल पर 19,500 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है। इसके तहत भारत 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करेगा। COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सिर्फ सौर ऊर्जा में 280 गीगावाट प्राप्त करना था। सरकार इन 14 सेक्टरों में 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने का भी लक्ष्य रखी है। सरकार अगले 25 साल भारत @ 100 के अमृतकाल में
प्रवेश करते हुए बजट 2022-20 ने 4 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की है। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, निवेशों का वित्त पोषण, उत्पादकता में वृद्धि, निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना। केंद्रीय बजट 2022-23 का टू द पॉइंट। पीएम गति शक्ति, इसको संचालन करने के लिए केंद्र सरकार ने 7 इंजन कारकों को निर्धारित किया है। क्या क्या? सड़क है, रेलवे, एयरपोर्ट है, पतन है, माल परिवहन है, जलमार्ग है, लॉजिस्टिक अवसंरचना। सरकार के अनुसार ये सातों इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं। सड़क परिवहन वित्त वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में पीपीपी मोड पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी लॉजिस्टिक पार्क आरंभ की गई है। आरंभ की जाएगी। रेलवे, एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा रेलवे में लाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच से जोड़ा जाएगा, सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। नोट, वर्ष 2022 में भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीज़न में थापरनगर स्टेशन के पास झारखंड में शुरू किया गया। फिर है पर्वतमाला रोपवे विकास कार्यक्रम। रोपवे अब सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयोग होगा। इसे पर्वतमाला परियोजना में शामिल किया, यानी यह अब सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में आ जाएगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प में पीपीपी मोड पर एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। वर्ष 2022-23 में 8 रोपवे परियोजना की शुरुआत की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी। सरकार ने राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त लोन 50 साल के लिए देगी, जिसके तहत राज्य अपने अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। सरकार ने राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त लोन 50 साल के लिए देगी। जिसके तहत राज्य अपने अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। फिर कृषि, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मार्च 2021 में भारत की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। फिर है गंगा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर में किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करने को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा के दोनों तरफ 5 किलोमीटर में किसानों को रसायन प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करने, पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट 2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजना को जोड़े जाने की घोषणा की है। दमनगंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा पिन्नार कावेरी। नोट, 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को चालू किया जाएगा। केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा। इस परियोजना में 103 मेगा हाइड्रो पावर और 27
मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।